नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली देशपांडे। मैं एज अ मैनेजर सेंट्रल सीमेंट स्टेशन कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। और मैं पिछले करीब 15 साल से ब्रीडिंग का कार्य कर रही हूँ सीमेंट स्टेशन पर और एआई की सर्विसेज देकर। आज हमारा टॉपिक है सीमन क्रायो प्रिजर्वेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एडवांसेस एंड चैलेंजेस। यानी कि जो हम सीमन को लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, उसके प्रोसेस क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में उसका इफेक्ट क्या है और अभी आज के दौर में उसमें क्या एडवांसेस हुए हैं और अभी हमारे फील्ड लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं। इस टॉपिक में अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हम 4 मेन ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि इस मॉड्यूल में आप क्या सीख सकेंगे। पहला, आप ये सीखेंगे कि सीमन क्रायोप्रिजर्वेशन की जो टेक्निक है उसको बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। फिर आप ये समझ सकेंगे कि अभी क्या एडवांसेस हुए हैं प्रिजर्वेशन में, जिससे सीमन क्वालिटी बहुत लंबे समय तक अच्छी बनी रहे। उसके बाद में हम जो हमारे चैलेंजेस हैं एआई के, जो कि फील्ड में हमने देखे हैं और हमारे सभी साथी देख भी रहे हैं, उसको और गहरे तौर पे हम समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में उनको सॉल्व कैसे करना है या उसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकें। ये हमारे 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे इस मॉड्यूल के थ्रू। पाठ्यक्रम की अनुक्रमिकता इस प्रकार है। पहला है परिचय, जिसमें कोर्स की पृष्ठभूमि और उद्देश्य बताए जाएंगे। फिर होंगे सीखने के उद्देश्य, यानी इस प्रशिक्षण से आप क्या क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद मॉड्यूल 1, जिसमें हम जानेंगे कृत्रिम गर्भाधान में हुई प्रगति के बारे में। फिर आएगा मॉड्यूल 2, जहां सीखेंगे हीट डिटेक्शन यानी गर्मी की पहचान कैसे करें। मॉड्यूल 3 में समझेंगे कृत्रिम गर्भाधान की विधि और उसकी प्रक्रिया। उसके बाद मॉड्यूल 4, जिसमें जानेंगे कि प्रजनन दर को लगातार बेहतर बनाए रखने के उपाय क्या हैं। और अंत में होगा निष्कर्ष, जहां पूरे पाठ्यक्रम की एक झलक मिलेगी। जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन, हम यहाँ पर बोवाइन सीमन की बात कर रहे हैं, यानी कैटल एंड बफेलो के लिए जो सीमन उपलब्ध है उसके बारे में मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया टेक्निक है एनिमल ब्रीडिंग के क्षेत्र में। ये सभी इस बात से अवगत हैं। और इस मॉड्यूल में हम ये देखेंगे कि आज जो हम अभी पहले बात कर चुके हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स में, कि इसमें क्या एडवांसमेंट हुए हैं, इसको बनाए रखने के लिए और इससे आगे किसानों को और हमारे वेटनेरियंस को किस तरह से उनका वेटनेरियंस के थ्रू किसानों को जो फायदा हो सकता है, उस बारे में हम विशेष रूप से इसमें चर्चा कर रहे हैं। और जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो हमारे मुख्य जो टॉपिक्स होंगे वो एडवांसेस ऑफ एआई, जिसके अंतर्गत हम कई सारे सब टॉपिक्स डिस्कवर करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और उन चैलेंजेस को सोल्यूशन कैसे करना है उसको बिंदुवार हम विस्तार से जानेंगे। तो अभी शुरुआत हम करते हैं एडवांसेस एंड एआई। तो एआई में जो एडवांसेस है, एआई तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सिर्फ इस बात से निर्भर नहीं करता कि हमको डोज मिल गया और हमने उसको एआई कर दी। उसके पहले जो हमारे पास डोज है, जो एक्चुअल कंसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके भी क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जिससे आप जब फील्ड लेवल पे हम उसमें काम करते हैं तो वो ज़्यादा देर सस्टेनेबल रह सके। तो अभी हमारी जो कलेक्शन प्रोसेस है और जो प्रोसेसिंग टेक्निक है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आए हैं। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन के मेथड्स में भी इम्प्रूवमेंट आए हैं, उसकी टेक्निक में भी इम्प्रूवमेंट आए हैं। उस क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट आज के दौर में हम ग्लिसरॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लिसरॉल बहुत इफेक्टिव क्रायो प्रोटेक्टेंट के रूप में सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है, यानी एक फैक्ट बन चुका है। अब इसमें फर्दर रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। और इसमें और फ्रीजिंग प्रोटोकॉल, एक निश्चित फ्रीजिंग प्रोटोकॉल अपनाया जाता है। पहले दूसरी तरह से किया जाता है, एडवांसमेंट के साथ मशीन की मदद से एक कंट्रोल टाइमिंग और टेम्परेचर के साथ में उसे किया जाता है। तो ये अभी के एडवांसेस हैं, जिसको हम एक हमारा जो लैब का एक वीडियो है जिसके थ्रू हम देख सकेंगे और इसमें हम थोड़ा सा विस्तार से इसे समझने का प्रयास करेंगे।
इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रोसेसिंग जो सीमन प्रोसेस होता है उसको जानेंगे, क्योंकि बायोसिक्योरिटी कारणों से ये हमें सबको लैब में एंट्री देना पॉसिबल नहीं हो पाता है और कहीं पर भी ये संभव नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले ये समझेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन लैब लेवल पे कैसे किया जा रहा है। तो इससे आपको एक जानकारी प्राप्त होगी और उसके बारे में क्लियरिटी मिलेगी कि वास्तव में क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो बुल है वो कलेक्शन के लिए आया है और कलेक्शन एरिना में जिसकी उसको पहले क्लीनिंग की जा रही है। इसको पहले नहला दिया गया है और नहलाने के बाद में इसकी नॉर्मल सलाइन से क्लीनिंग की जा रही है और फिर एक सूखे कपड़े से उसे क्लीन करके और बुल एप्रन पहनाया जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने एक बुल एप्रन पहना दिया है और हमारा उसके बाद में यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजाइना हम क्रिएट करते हैं। हमारे जब हम बुल को से सीमन कलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर डमी भी जो होता है वो बुल ही होता है। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल वेजाइना क्रिएशन देख रहे हैं और इस तरह से ये आर्टिफिशियल वेजाइना बनाया जाता है जिसमें एक ट्यूब लगाई जाती है और ट्यूब में बाद में कलेक्शन आ जाता है। तो इस प्रोसेस में एक टेम्परेचर मेंटेन है, जो हमारी एवी है उसमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। और हमारे जो इंक्यूबेटर आप पीछे देख रहे हैं वो इंक्यूबेटर में भी 45 डिग्री का टेम्परेचर है जो इसको टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। इसके ऊपर कवर लगाए गए हैं ट्यूब पे भी और इसमें, ताकि वो टेम्परेचर डाउन ना हो। उसके बाद में उसके साथ में साइमल्टेनियसली जब ये एवी बन रही हो तो उससे पहले यहाँ पर हमारा एक डाइल्यूटर हम बनाते हैं जो हम एग यॉक डाइल्यूटर ही है जिसको ट्रिस बफर के साथ बनाया जाता है। और ये डाइल्यूटर आज के दौर में भारत में उसका उपयोग किया जा रहा है और ये एक एस्टेब्लिश्ड है। ये एक कलेक्शन की प्रोसेस है और इसमें आर्टिफिशियल वेजाइना में सीमन कलेक्शन हो गया है और ये अब विंडो के थ्रू प्रोसेसिंग लैब में पहुंचाया जा चुका है। और इसमें पूरी हाइजीन का और कंटेमिनेशन ना हो इसका ख्याल रखा जाता है। अंदर से इन्होंने ले लिया है और इसका अब ये कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन देखेंगे उसके बाद में कि कितना स्पर्म्स इसमें है 1 ml में, और उसके बाद फोटोमीटर का उपयोग करते हैं इसके लिए और उसके बाद उसका वेट लेते हैं। वेट को ये मशीन हमारी वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देती है ताकि मैनुअल एरर की संभावना कम से कम रहे। और ये पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड है। बाहर से जब कलेक्शन आया वहाँ पर भी एक कंप्यूटर है। उसके बाद में ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंप्यूटर पे इन मशीनों से ऑटोमेटिक एंट्री सॉफ्टवेयर में चली जाती है। तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इसमें ऑलरेडी एंटर हो चुका है और इसके बाद में मैन्युअली इसको अब इसकी मोटिलिटी चेक की जाएगी। मोटिलिटी यानी हमें ये देखना है कि कितने स्पर्म्स इसमें लाइव हैं। इसको 1:1 सोल्यूशन बना के डाइल्यूटर के साथ इसको चेक किया जाता है और चेक करने पे यदि 70% मोटिलिटी इसमें प्राप्त होती है तभी ये सैंपल पास होने के लिए है और आगे उसका प्रोडक्शन जारी रहेगा। अदरवाइज 70% पे ही अगर कम है तो यहीं पर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और इसकी इसको जब हम देख लेते हैं और जब हमारे तरफ से ये हो जाता है कि ये 70% है, जैसे ये सैंपल जो है करीब 85% वाला है, तो इसको हम पास करेंगे और इसको हम अभी वाटर बाथ में रखेंगे और वाटर बाथ के बाद में इसको हम 10 मिनट बाद इसका फर्दर डाइल्यूशन करेंगे। ये डाइल्यूशन प्रोसेस है, ये भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मशीन लगी है, कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटर पे हम जैसे ही इसका नंबर डालते हैं, इस बुल नंबर का, वो हमें ऑटोमेटिकली ये डाइल्यूटर को डिस्पेंस कर देता है ना, उसको मालूम कंप्यूटर में ऑलरेडी ये कैलकुलेशन कर रखी है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आपको ओके बस करना है और वो मात्रा में एरर्स की गुंजाइश कम हो जाती है ताकि हमारे कंसंट्रेशंस में, और जब हम स्ट्रॉ बनाते हैं उसमें 20 मिलियन रखना है तो वो 20 मिलियन हम रख सकें और मैनुअल एरर उसमें ना हो। सिर्फ 1:1 का जो है वो हम पिपेट के थ्रू करते हैं। उसके बाद का जो डाइल्यूशन है वो डायरेक्ट डाइल्यूटर डिस्पेंसर से ही होता है। इसके बाद ये 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है और रूम टेम्परेचर जो है इस हमारे लैब में 20 से 22 डिग्री का रखा जाना कंपल्शन है। तो 20 डिग्री पे जब ये डाइल्यूशन जो हमारा ये डाइल्यूटेड सीमन है ये आ जाता है, उसके बाद इसको हम फिलिंग के लिए ट्रांसफर करते हैं। तो फिर जब ये इसका टेम्परेचर, यानी अभी हमने जहाँ से शुरू किया था वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, फिर अब ये 20 पे आ गया है और 20 पे ही इसकी फिलिंग हो रही है। ये फिलिंग के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक फिलिंग, सीलिंग एंड प्रिंटिंग मशीन है जो हमें स्ट्रॉ की काउंटिंग भी करके देती है।
अभी आप देख सकेंगे कि ये काउंटिंग किस तरह से होती है। और ये सारे कंप्यूटर जितने आप स्क्रीन्स देख रहे हैं सब आपस में कनेक्टेड है थ्रू एक हमारा SSMS सॉफ्टवेयर है जो NDDB ने डिजाइन किया था, उसके थ्रू ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जैसे ही अगली स्टेज पे आता है ये बुल इस स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है और उसको क्लिक करके आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं। और इस तरह से फिलिंग हो रही है और ये वैक्यूम के थ्रू फिलिंग होती है स्ट्रॉज में। और जब ये फिलिंग होती है साथ में इसकी प्रिंटिंग भी होती जाती है। और इसको आप देखेंगे कि प्रिंटेड स्ट्रॉ साइड में आके गिर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि प्रिंटिंग में कोई एरर तो नहीं है। और उसके बाद में हम काउंट भी देख सकते हैं कितना होना चाहिए था और कितने एक्चुअल स्ट्रॉ बने हैं। ये हमारे पास में स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाता है। एक बार में 4 स्ट्रॉ भरती हैं और ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कि 416 स्ट्रॉ बननी है और ये बनती चली जा रही है। इसके बाद में ये जो हमारा वो बन गया उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया दूसरे सेक्शन में जिसको हम रैकिंग सेक्शन कहते हैं। और ये रैक है, इसको 175 एक रैक में 175 स्ट्रॉ सिंगल स्प्रेड की जाती हैं। और इधर भी एक डबल काउंट चेक होता है ताकि अगर मशीन में कोई एरर हो और मशीन जितने डोजेस बता रही है उतने नहीं बन पाए हैं तो यहाँ पर डबल काउंटिंग होती है और जो फाइनल काउंटिंग होती है वो इसको माना जाता है और इसको नोट कर लिया जाता है। उस हिसाब से उसको करेक्शन कर दिए जाते हैं। तो काउंटिंग डबल लेवल पे यहाँ की जाती है ताकि नंबर ऑफ स्ट्रॉज जो हैं वो करेक्ट काउंटेड रहें और उसमें कोई दिक्कत ना हो हमें। तो इसके बाद में हमारी कोल्ड हैंडलिंग यूनिट है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमें इसको मेंटेन करना रहता है, क्योंकि जो क्रायो प्रोटेक्टेंट है उसका काम यहीं पे चालू होता है कि जो हमारा ग्लिसरॉल है वो 4 घंटे हमें रखने के बाद ही प्रॉपरली पर्कुलेट हो पाता है ताकि स्पर्म्स में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ना हो। और ये है हमारी फ्रीजिंग। 4 घंटे बाद हम फ्रीजिंग करते हैं। अब हमारा टेम्परेचर 4 डिग्री पे आ गया है, 34 डिग्री से 20 से 4। अब 4 से यहाँ हमें -140 पे उसे लाना है। और ये 10 मिनट का एक डीप फ्रीजिंग का प्रोटोकॉल है जो ऑटोमाइजेशन हो चुका है उसका और एक ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू ही होता है। और उसमें डिफरेंट टाइमिंग और डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और डिफरेंट रेट पे कूलिंग रेट पे उसकी वो होती है कूलिंग होती है। और ये धीरे धीरे 4 डिग्री से -140 डिग्री तक हम इसे ले आते हैं। और इसके पहले देखिए ये अगर ये हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या है। एक बार में हम 5000 स्ट्रॉ लगभग 5000 स्ट्रॉ की फ्रीजिंग इस मशीन में कर सकते हैं। और ये रैक्स ऐसी कैसी रख दी जाती हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम जब कंप्लीट होगा तो एक ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ से हमें कंफर्म होता है कि हमारी प्रोसेस ये रैकिंग का संकेत हो गया कि हाँ रैकिंग हो चुकी है। उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये 10 मिनट में कंप्लीट होता है। और इस जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं इस ग्राफ के पैटर्न पे हमारा ग्राफ बन गया। तो यानी हमारी फ्रीजिंग ठीक से हो चुकी है। ये फ्रीजिंग कंप्लीट होने के बाद में और इसको हम वो जो स्ट्रॉ है उनको गॉबलेट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको सप्लाई होता है फील्ड में तो उसी तरह उसको गॉबलेट में ट्रांसफर करके उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करना होता है। तो ये अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके लिए पहले गॉबलेट को भी ठंडा किया जा रहा है। गर्म गॉबलेट में स्ट्रॉ ट्रांसफर नहीं की जा रही है, उसको भी -140 डिग्री पे रख के फिर ये स्ट्रॉज उसमें डाली जाएंगी। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट करते हैं ताकि हमारे हाथों का टेम्परेचर भी उसमें ट्रांसफर ना हो सके। उसके बाद में जब ये उसमें चला जाता है, ये देखिए ये भर गए हैं हमारे गॉबलेट और फिर ये लिक्विड नाइट्रोजन में डिप कर दिए जाते हैं। ये उसके बाद जब 1 महीना हो जाता है, क्वारंटाइन पीरियड उसका खत्म हो जाता है, उसके बाद ही उसको हम सप्लाई के लिए लाते हैं। और ये हमारी सप्लाई यूनिट है। और ये सप्लाई यूनिट में इस तरह से ट्वीजर ठंडा करके उसमें से अगर सॉर्टेड सेक्स सीमन होता है तो सिंगल स्ट्रॉ सप्लाई होती है। और यदि ज़्यादा मात्रा में जो हमारा कन्वेंशनल सीमन सप्लाई होता है वो गॉबलेट टू गॉबलेट ही सप्लाई कर दी जाती है। तो ये हमारी सप्लाई प्रोसेस है। इसके पहले एक प्रोसेस है जो अभी हमने वीडियो में नहीं देखी है, जो हम आपको एक शॉर्ट उसका वो क्लिप देंगे सिर्फ, वो है इसके पहले क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं हमारे, जो उन टेस्टों के पास होने के बाद ही कोई भी डोजेस यहाँ पर सप्लाई के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। और ये हमारी सप्लाई यूनिट एकदम बाहर वाले पोर्शन में है। तो हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ बायोसिक्योरिटी किसी भी लैब में इस तरह की बायोसिक्योरिटी फॉलो होती है तो वो एक्सटर्नल जगह से ही एंट्री होती है और अंदर किसी को एंट्री नहीं दी जा सकती है।
ये हमारी क्वालिटी कंट्रोल लैब है जहाँ पर सारी क्वालिटी पैरामीटर्स पे टेस्ट होते हैं और जिसमें मोटिलिटी और दूसरी चीज़ें हमारी बैक्टीरियोलॉजी, मोटिलिटी और होस्ट टेस्ट और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो जिससे फर्टिलिटी पता कर सकते हैं। ये हमने जो क्रायो प्रिजर्वेशन की प्रोसेस देखी, ये लैब का क्रायो प्रिजर्वेशन है। सो जो हमारी कलेक्शन था उसको हमने क्रायो प्रिजर्व्ड कर दिया। अब यहाँ पर भी क्वालिटी में कहीं कहीं इश्यूज आ जाते हैं, कभी मिस हैंडलिंग हो जाती है क्योंकि ह्यूमन एरर्स की संभावना इन स्पाइट ऑफ हमारा काफ़ी सारा मैकेनाइजेशन हो चुका है उसके बावजूद भी हो जाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल में वो सैंपल और कई बार बुल का ही उस समय अगर कोई इशू हो, कलेक्शन के टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाए या कभी हमारा जब हम हैंडलिंग कर रहे हैं तब प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की अगर इश्यूज आ जाए, कोई प्रॉब्लम माने नॉर्मल प्रोसीजर से कोई डेविएशन हो जाए, कोई फर्क हो जाए, तब हमारे स्ट्रॉस खराब होने की संभावना रहती है। और जो कि डेली बेसिस पे थोड़े बहुत तो बैचेस हमारे खराब होते ही हैं, तो वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल से हमें पता चल जाता है और हम उनको उस लेवल पर भी फेंक देते हैं। तो जहाँ जहाँ क्वालिटी में खराबी आ सकती है वहाँ हर जगह टेस्टिंग होती है और उस लेवल पे ही फेंक दी जाती है। जैसे प्रोसेसिंग लेवल पे अगर इनिशियल मोटिलिटी या कंसंट्रेशन ही कम है तो वहीं पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और नहीं तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बाद तो उसे डिस्कार्ड कर ही दिया जाता है। अगर वो 50% मोटिलिटी प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म्स में नहीं है तो उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो लैब लेवल पे क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है और अभी आगे हम बात करेंगे कि फील्ड लेवल पे इसे हम कैसे मेंटेन करें ताकि लिक्विड नाइट्रोजन में जो हमारा डोजेस रखे हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन या उसको सबसे उसका जो इफेक्ट है, उसकी जो कंजप्शन रेट है उसके थ्रू मिलने वाली, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकें। अब हम एडवांसेस में और दूसरी चीज़ें भी देख रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के अलावा कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन बना है। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है हमारे एआई के थ्रू, क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमेन से भी हम एआई ही करते हैं। तो इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो यहाँ इस टॉपिक के अंदर कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, पर इसे हम आगे कभी दूसरे टॉपिक के थ्रू कवर करेंगे। हम कर रहे हैं कि इसको हम दूसरे टॉपिक के थ्रू कवर करें विस्तार से। अभी यहाँ पे सिर्फ ये हम बताना चाहेंगे कि ये एडवांसेस जो हैं उसमें एआई के लिए जो एडवांस हुआ है वो सेक्स सॉर्टेड सीमेन का एडवांसमेंट हुआ है और जो फील्ड में अभी उपयोग में किया भी जा रहा है। एक ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल है जो अभी हम फीमेल्स फार्म लेवल पे जहाँ ऑर्गेनाइज्ड फार्म है उनके लिए इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा देखा गया है और ऑर्गेनाइज्ड फार्म पे इसको कई जगह अगर फॉलो भी किया जा रहा है और इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाए उसका तो इसमें हमें बेटर रिजल्ट्स और कम क्योंकि इसमें हम ईस्ट्रस डिटेक्शन और ऐसी कई सारी चीज़ों से जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर पाते हैं, इसलिए ये टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए यूजफुल है। इस मॉड्यूल से हमने ये सीखा, अब कृत्रिम गर्भाधान की तकनीकें पहले से कहीं ज्यादा उन्नत हो गई हैं। श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले वीर्य के चयन, स्पर्म सॉर्टिंग, सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल और अत्याधुनिक ठंडे भंडारण विधियों के जरिए गर्भाधान की सफलता दर और पशु उत्पादकता में वृद्धि संभव हुई है। नई क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट्स और फ्रीजिंग तकनीकें वीर्य की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती हैं। सीमन डोजेस का आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए हमने जो एडवांसेस के तौर पे ये किया गया है कि पहले हमारे पास में सिर्फ एक ही कलर की स्ट्रॉ होती थी, उसमें हालांकि प्रिंटिंग होती थी कि कौन सा ब्रीड का बुल का स्ट्रॉ है, पर फील्ड लेवल पे उसमें आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी इश्यूज थे। तो उसको अवॉइड करने के लिए अभी कलर स्पेसिफिक हो गए हैं स्ट्रॉज और उसमें और कलर ऐड किए जा रहे हैं। तो रिसेंटली जो हमारे कन्वेंशनल सीमन में कलर्स एडेड हैं वो है येलो जर्सी के लिए, सैल्मन जर्सी क्रॉस के लिए, पिंक है हमारा HF के लिए, पिस्ताचियो ग्रीन है HF क्रॉस के लिए, ऑरेंज हमारे सारे इंडिजिनस ब्रीड और मेनली साहिवाल, और उसके बाद ग्रे हमारा बफेलोस के लिए है, लाइट येलो हमारा थारपारकर के लिए और पर्पल हमारा गिर के लिए। तो पर्पल कलर जो है गिर है, लाइट येलो हमारा
हल्का पीला रंग होता है थारपारकर का, तो डार्क पीला और हल्के पीले में आप अभी फोटोग्राफ में इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, पर वो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि हल्का पीला वाला कौन सा है और डार्क पीला। तो इन रंगों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जब आप लिक्विड नाइट्रोजन में स्ट्रॉ को हैंडल करते हैं तब आपको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आप जिस ब्रीड का यूज करना चाहते हैं फिर आप उसी को यूज करेंगे। सॉर्टेड सेक्स सीमन में स्ट्रॉ सारी वाइट ही हैं, लेकिन उसका जो वो है फैक्ट्री प्लग है उसमें आप देखेंगे कलर्स। तो उसी तरह से इंडिजिनस का ऑरेंज है और जर्सी का येलो है, जर्सी क्रॉस का सैल्मन है, मुर्रा का ग्रे है। जो कलर्स कन्वेंशनल में है उसी कलर का प्लग सॉर्टेड सेक्स सीमन में। तो प्लग आप अगर वाइट है स्ट्रॉ तो आपको ये पक्का पता है कि सॉर्टेड सेक्स सीमन की है। फिर ब्रीड पता करने के लिए आपको उसका प्लग देखना होगा। तो ये एक रिसेंट एडवांसमेंट है जो आपको फायदा हो सकता है जिसके जानने से। इस मॉड्यूल से हमने ये सीखा, वीर्य डोज की पहचान के लिए 2 तरीके होते हैं, लिंग चयनित और पारंपरिक। लिंग चयनित डोज में अलग अलग नस्लों के लिए बारकोड जैसे पैटर्न होते हैं, जबकि पारंपरिक डोज रंग कोडिंग पर आधारित होते हैं, जैसे कि जर्सी के लिए पीला और मुर्राह भैंस के लिए ग्रे। ये पहचान प्रणाली सही नस्ल और लिंग के चयन में मदद करती है, जिससे नस्ल सुधार और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। अब हमारे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैलेंजेस हैं। हाई फर्टिलिटी रेट मेंटेन करना। अभी हम बहुत अच्छी फर्टिलिटी रेट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया का जो एवरेज है हम उस पर भी अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो वहाँ उसके हमारे कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहला कारण तो होता है मेंटेनेंस ऑफ सीमन क्वालिटी। फिर दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर गाय में कोई डिजीज हो तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हीट डिटेक्शन करना, इंसेमिनेशन का टाइमिंग उस हिसाब से मेंटेन करना, थॉइंग का सही तरीका अपनाना, और उसके बाद में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज अगर आपके पास में लिक्विड नाइट्रोजन का कोई इशू आ रहा है रिमोट एरियाज में, या फिर आपके कंटेनर्स, हालांकि बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि कंटेनर्स उपलब्ध कराए जाएं, पर कंटेनर्स अब उपलब्ध ना होना या हमारे पास में प्रॉपर ट्रेन स्टाफ ना होना, ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं। ये हमारे एक्चुअली प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। उसके अलावा भी कुछ और चैलेंजेस हैं, जैसे डिजीज ट्रांसमिशन रिस्क। एक्चुअली वैसे एआई का एडवांटेज ही ये है कि उससे डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती, क्योंकि बुल जो है वो डिजीज फ्री बुल से ही सीमन प्रोड्यूस किया जाता है, तो ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए। पर जब हम फील्ड लेवल पे जाते हैं तो यदि हाइजीन मेंटेन नहीं हुई, गन की क्लीनलीनेस एंड बलवार क्लीनलीनेस, और वहाँ पर जहाँ हम एआई कर रहे हैं वहाँ पर हमने अगर सफाई मेंटेन नहीं की अपने इक्विपमेंट्स की जो हम यूज़ करते हैं एआई के लिए, तो हमें डिजीज ट्रांसमिशन की रिस्क हो सकती है। या हम एक ही शीट को 2 गायों में उपयोग कर लेते हैं तो भी ये डिजीज ट्रांसमिशन की रिस्क हो सकती है। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अगर हम सॉर्टेड सेक्स सीमन की बात करें तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस का इशू आ सकता है, और स्मॉल फार्मर्स को कभी कभी इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती, क्योंकि अगर किसी एक के पास एक सिंगल ब्रीड है और उस एरिया में वो ब्रीड है ही नहीं, तो सीमन उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो जिसके लिए अभी काफ़ी कुछ किया जा रहा है, जिसको हम अभी जब हम उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे तो हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अब लास्ट चैलेंज हमारा होता है एथिकल कंसिडरेशंस, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो दैट इज़ वो गाय को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो यदि हम सब टेक्निक को, जो ओरिजिनल टेक्निक है उसको आइडियली यूज़ करेंगे तो आई थिंक ये एथिकल कंसिडरेशंस को भी हम ओवरलुक, एथिकल जो इश्यूज़ हैं उसको हम ओवरलुक कर सकेंगे। तो ये हमारे मेजर चैलेंजेस हैं, और इन्हें कैसे हमें वो करना है, मिटिगेट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे अब। इस मॉड्यूल से हमने ये सीखा, कृत्रिम गर्भाधान एआई में सफलता पाने के लिए कई चुनौतियां होती हैं, जैसे उच्च गुणवत्ता वाला वीर्य बनाए रखना, पशु का अच्छा स्वास्थ्य, हीट का सही समय पहचानना और सही ढंग से वीर्य पिघलाना। इसके अलावा किसानों तक सेवाओं की समय पर उपलब्धता और प्रशिक्षित एआई कर्मियों की जरूरत भी अहम है। जैविक विविधता और नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक योजना जरूरी है।
तो उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेजर इशू है वो है क्वालिटी ऑफ सीमन प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट पे, और क्वालिटी ऑफ सीमन एट फील्ड लेवल। अब प्रोडक्शन यूनिट पे जो आपने प्रोसेस देखी उसमें हर एक एंड पे क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है, पर उसके अलावा ये जो हम क्यों कैसे इंश्योर करते हैं, हमारी जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और एसओपी है प्रोडक्शन की, सीमन प्रोडक्शन की, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी जितनी भी इस तरह की लैब्स हैं उनका पीरियोडिक एवेल्यूएशन होता है, यानी एवरी 2 to 3 ईयर्स में एवेल्यूएशन होता है, और ये सारी चीज़ें चेक होती हैं कि ये फॉलो हो रही है कि नहीं। और बाकी थ्रू क्वालिटी कंट्रोल हम उसको समय समय पर क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए काम करते रहते हैं। उसके अलावा भी हम ISO हमने क्वालिटी सिस्टम ISO 9001 2015 भी ले रखा है, तो उसकी भी मॉनिटरिंग BIS से लिया है, तो उसकी भी एवरी 6 मंथ्स मॉनिटरिंग उनके द्वारा भी की जाती है। उसके अलावा क्वालिटी सीमन एट फील्ड लेवल, अब हमारे जो फील्ड पे है वहाँ पर क्वालिटी ऑफ सीमन में जो कोल्ड चेन है हमारी कई जगह पर ब्रेक हो रही है, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, जो हमारे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं डोजेस, उसको हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे हमारे एडवांसमेंट हो चुके हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छे लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर्स हैं जिसका इवेपोरेशन रेट पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है, और तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के समय उसकी हैंडलिंग पे विशेष ध्यान देंगे तो ये इश्यूज नहीं आएंगे। दूसरा है कि कोल्ड चेन मेंटेनेंस ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ डोजेस फ्रॉम स्टोरेज कंटेनर टू अदर, यानी एक जब आप सप्लाई कर रहे हैं, जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारी जो स्ट्रॉ है वो 10 सेकेंड का एक्सपोजर से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप अगर 10 सेकेंड के उसको 10 एक्सपोजर दोगे तो इट इज़ इक्वल टू 10 into 10, यानी आप खुद समझ लीजिए कि कितने मिनट्स हो गए, है ना, कितने सेकंड, एक मिनट तो आपका वैसे ही हो गया। तो इस तरह से अगर जब हम ये चीज़ हमारे ध्यान में नहीं आती है कि हमें लगता है कि हमने तो 10 सेकंड ही बाहर निकाला था, पर 10 सेकंड अगर आपने 10 या 20 बार निकाल लिया तो वो फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा, और उस उतने टाइम में तो स्ट्रॉज में बहुत सारा डैमेज हो सकता है। और डैमेज यानी स्पर्म्स का भी डैमेज, और स्ट्रॉ के लिए भी अगर वैसी स्ट्रॉ आप वापस LN2 कंटेनर में डालते हैं तो वो अगली बार थॉइंग के टाइम उसका ब्रेक होने के चांसेस, क्योंकि वो फ्रेजाइल हो जाती है बार बार कोल्ड एंड हॉट के उसमें जब वो थॉइंग होती है तो वो थोड़ा सा गर्म ऊपर आती है तो गर्म होने हो जाती है, और फिर जब नीचे जाती है तो वो ठंडी हो जाती है वापस से। और ये जो हमारा प्लास्टिक है जिसमें जो स्ट्रॉ है हमारी वो प्लास्टिक से बनी हुई है, वो फ्रेजाइल हो जाता है और उसके कारण स्ट्रॉ रप्चर हो जाती है। तो इसका और बाकी जब आप अपने पास स्टोर कर रहे हैं तब भी LN2 का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने जब अपनी 3 लीटर्स वाली कंटेनर यूज़ की है, जो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, तो आपको 15 सेंटीमीटर, और अगर आपने जंबो यूज़ की है तो आपको दोनों जो लेवल्स हैं आपके उसके ऊपर तक LN2 होना चाहिए, अगर आपने ऊपर भी और नीचे भी सीमन रखा हुआ है। और यदि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो खराब हो आपका LN2 एग्जॉस्ट हो जाती है, उसमें LN2 नहीं है और उसमें डोजेस रखे हैं, तो ये निश्चित है कि वो डोजेस किसी भी काम के नहीं होंगे, वो पानी से AI करने जैसे चीज हो जाएगी और उसमें स्पर्म्स कोई भी जिंदा रह नहीं सकेंगे। अब हमको इस कंसिस्टेंसी को ये तो हमारी हैंडलिंग पार्ट हो गई। इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे कि हम जानते हैं कि यदि उसमें इन्फेक्शन हो, न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसीज हो, हार्मोनल डेफिशिएंसीज हो, कोई जेनेटिक इश्यूज हो, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। पर ये फैक्टर अभी हम जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं तो इसका परसेंटेज हमारी जो क्वालिटी ऑफ सीमन एट फील्ड लेवल एंड एट वो मेजर है। उसके बाद में ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इशू है वो हमारा उसके बाद ही आता है। ये हमारा अमंग्स द खासकर हमारे जो देसी जानवर हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज थोड़े से कम है। क्रॉस ब्रेड्स और उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उनमें हमें ज़रूर इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हीट डिटेक्शन हम अभी जो फील्ड में हम करते हैं अभी कि जो हमारे किसान बताता है कि भाई
एनिमल इतने बजे हीट पे आया, हम उसी को गाइडलाइन मान सकते हैं, पर हम उसको फाइनल ना माने। हम अभी उसे अगर फाइनल मानते हैं तो कई बार ये हमारे लिए मिसलीडिंग होता है और हमें रिपीट ब्रीडिंग के केसेस मिल जाते हैं, क्योंकि यदि हाई यील्डर्स होंगे तो उनमें तो लेट ओव्यूलेशन का भी इशू होता है। तो ऐसे एनिमल्स में जहाँ पर लेट ओव्यूलेशन होने की संभावना हाई यील्डर्स हों, उनमें अगर हम 2 बार एआई करें 12 घंटे और 24 घंटे बाद, तो ये टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन नॉर्मल में 12 घंटे का होता है, और अगर हम सॉर्टेड सेक्स सीमन की बात करें तो 14 से 18 घंटे का होता है। तो अगर हम टाइमिंग ऑफ इंसेमिनेशन का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे, और यदि हाई यील्डर्स हैं और आपको उसमें रिपीट ब्रीडिंग की इशू आ रही है विथ, अगर उसकी हीट एकदम नॉर्मल है, एनिमल हेल्दी है, तो आप उसमें उसको डिलेड ओव्यूलेटर हो सकती है, तो उसमें हम 2 एआई का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। एक बार में 2 स्ट्रॉ नहीं, 12 घंटे के बाद दूसरी स्ट्रॉ का उपयोग किया जा सकता है, और जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेथड ऑफ थॉइंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर जहाँ तक हो सके टेम्परेचर कंट्रोल थॉइंग करिए, या तो थर्मामीटर का उपयोग करिए या थॉइंग यूनिट का उपयोग करिए। अगर वो हम नहीं कर पाते हैं, अगर हम हाथ से थॉइंग करते हैं, जैसे कि एक पिक्चर में यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने उसके ऊपर क्रॉस लगा रखा है कि इस तरह से थॉइंग करने में आपका हाथ का टेम्परेचर, अगर आप ठंडियों के मौसम में बाहर से आए हैं और आप उसके बाद थॉइंग कर रहे हैं, तो आपका हाथ का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए 37 नहीं होता है। नॉर्मल में 37 होता है, पर जब आपको कोल्ड एक्सपोजर या हीट एक्सपोजर हो, अगर आपने एक गर्म कप पकड़ रखा है और उसके बाद में आपने थॉइंग उसको अगर हाथ से थॉ किया, एंड थॉइंग रेट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हाथ से करते हैं तो थॉइंग बहुत फास्ट हो जाती है, जिसके कारण स्पर्म्स के डेड होने की संभावना बढ़ती चली जाती है और हमारा कंसेप्शन रेट कम होता चला जाता है। तो इसलिए अगर हम थर्मामीटर का उपयोग करें, क्योंकि टेम्परेचर उंगली से भी नापने का बहुत गलत मेथड है, क्योंकि यदि हम उंगली से टेम्परेचर नापते हैं तो जब ठंड होगी वही टेम्परेचर आपको कम लगेगा, जबकि वो 37 ही होगा, और वही टेम्परेचर आपको गर्मियों में ज़्यादा लग सकता है। ये हमारा फिंगर्स का परसेप्शन होता है। तो इसलिए हम थर्मामीटर का ही उपयोग करेंगे पानी को टेम्परेचर नापने के लिए। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, 35 से 37 भी होगा, पर आइडियली 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। पर 35 या 37 या 38 भी हो गया तो इतना फील्ड लेवल की बात कर रही हूँ, तो उसमें इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर अभी हम एक यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी कि 10 सेकेंड, तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें फ्रॉस्ट लाइन दिखाई गई है। तो फ्रॉस्ट लाइन जो दिखाई गई है उसमें वेरियस टेम्परेचर्स पे क्या क्या टेम्परेचर कैसे बढ़ता जाता है। आप नेक के बाहर आते हो तो टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, और रेड जोन आपकी नेक से थोड़ा नीचे ही शुरू हो गई है। तो उसको हमें ध्यान रखते हुए जो हम, इसलिए बताया जाता है कि फ्रॉस्ट लाइन्स को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्चुअली फ्रॉस्ट लाइन क्या है। तो ये फ्रॉस्ट लाइन है, इससे ऊपर आपको कनिस्टर नहीं लाना है, तभी उसका एक्सपोजर आप अवॉइड कर सकेंगे। अदरवाइज ये एक्सपोजर अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बहुत सीरियसली उन्होंने इस पे काम किया हुआ है। अभी किसी, जहाँ तक सब LN2 कंटेनर्स, जंबो कंटेनर्स, छोटे 3 लीटर वाले कंटेनर्स, अभी 1.5 लीटर वाले कंटेनर्स की डिमांड अभी उपलब्ध कराए जा सकेंगे थोड़े ही समय में। तो ये सारी चीज़ें और उपलब्ध हैं, और इसकी आप डिमांड करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप इसकी डिमांड करेंगे आपको ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए या क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, उसमें कहीं कोई इशू आएगा नहीं आपको। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, तो मैत्रियों की बहुत ज़्यादा विग्रस ट्रेनिंग हो रही है, AVFOs की भी ट्रेनिंग हो रही है, और इस तरह से रिफ्रेशर ट्रेनिंग्स भी बहुत हो रही हैं। और अगर इसकी और रिक्वायरमेंट लगेगी तो आगे ये भी की जा सकेंगी। तो अब अगर इसके बाद अगर ये एक्सपर्टीज भी आ गई, तो इसके बाद कोई कारण नहीं है हमारे पास कि हम इसकी हाई फर्टिलिटी रेट को अचीव ना कर सकें। अब जो डिजीज ट्रांसमिशन की हमने बात की थी, उसके बारे में मैं, जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे तभी हम बात कर चुके हैं। जहाँ तक कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात है, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉर्टेड सेक्स सीमन में ज़्यादा है, बाकी नॉर्मल सीमन तो NAIP में सभी को फ्री में उपलब्ध है, और इसलिए इसमें कॉस्ट इफेक्टिव ना होने का कोई कारण नहीं। हाँ, स्मॉल होल्डर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा इशू है। तो यदि आपका कोई किसान जिसके पास कोई पर्टिकुलर ब्रीड है और आप उसको चाहते हैं, तो आप कभी भी
उसकी डिमांड हमें भेज सकते हैं। सीमन स्टेशन पे ऑलरेडी 15 ब्रीड्स का सीमन उपलब्ध है और जिसकी जानकारी हमारी वेबसाइट cssbhopal.com पे ऑलरेडी अवेलेबल है डिटेल में विद बुल पिक्चर्स, तो आप उसमें से भी चूज कर सकते हैं। हालांकि इन ब्रीडिंग को रोकने के लिए हमने एमपी को 3 जोन्स में डिवाइड करके रखा है और उन जोन्स के हिसाब से बुल्स को भी डिवाइड करके रखा है। तो जो बुल जिस जोन के लिए हैं लगभग हम ये प्रयास करते हैं कि उसी जोन में वो बुल दिए जाएं। हाँ, पर ब्रीड का कोई इशू नहीं होगा, ब्रीड आपको कहीं पर भी कोई भी मिलेगी। एथिकल कंसिडरेशंस को हम बहुत आसानी से, यदि हम एआई जो हमारी एक्चुअल प्रोसेस है एआई की, उसके थ्रू बिल्कुल सफाई रखते हुए, हैंडलिंग प्रॉपर एनिमल की करते हुए और मैंने उसको कोई भी तरह को हर्ट ना करते हुए अगर करते हैं तो एथिकल इश्यूज हमारे ऑटोमेटिकली ही एड्रेस हो जाते हैं। इस मॉड्यूल से हमने ये सीखा, उच्च प्रजनन दर प्राप्त करने के लिए मातृ पशु का स्वास्थ्य, हीट का सही पहचानना और वीर्य पिघलाने की सही विधि बेहद जरूरी है। वीर्य की गुणवत्ता, एसओपी का पालन और कोल्ड चेन का सटीक रख रखाव चुनौतीपूर्ण है। छोटे किसानों के लिए सेवाओं की पहुंच, रोग जोखिम और नैतिक विचार भी अहम भूमिका निभाते हैं। संरचना और तकनीकी विशेषज्ञता सफलता की कुंजी है। इसके बाद हम इस कोर्स के बाद आपको एक क्वेश्चनर उपलब्ध कराया जाएगा जिसको आपको भर के हमें उसके आंसर्स करने हैं उसके, और आंसर्स करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए कि आपने इससे क्या समझा है और कहाँ तक ये हम उसको आपको समझा पाए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि मैं इसको आपको क्लियरली समझा पाई हूँ और यदि इसके बाद भी कोई इश्यूज आते हैं तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इस बारे में कभी भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। इस कोर्स में हमने सीखा कि कृत्रिम गर्भाधान में सफलता के लिए वीर्य की गुणवत्ता, सही समय पर हीट पहचान और ठंडे भंडारण की तकनीकें बेहद जरूरी है। वीर्य डोज की पहचान, एसओपी का पालन और कोल्ड चेन रख रखाव से प्रजनन दर बेहतर होती है। छोटे किसानों तक तकनीक की पहुंच, प्रशिक्षित एआई कर्मियों की उपलब्धता और नैतिक विचारों को ध्यान में रखना भी उतना ही जरूरी है।